नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति को जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा, पूरे हरियाणा की राजनीति को इनसे ज्यादा समझने वाला पत्रकार शायद इस एरिया के अंदर मौजूद होगा, प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, स्वागत है हमारे चैनल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं जी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, सभी मत लोगों के ईवीएम में कैद हो चुके हैं जी, और हर प्रत्याशी की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, मुख्यतः दो पार्टियों की बात करेंगे, सिर्फ एक कुरुक्षेत्र की सीट छोड़कर जी, वहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है जी, सभी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं हमारी जीत लगभग पक्की है। जी। किसकी जीत होने वाली है, क्या आपको लग रहा है, सट्टा बाजार क्या कहता है, पूरा आज आंकलन हम हरियाणा का करना चाहते हैं, क्योंकि कई प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, कई प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मतदाता एक ऐसी उलझन में है, मतदाता को मालूम नहीं पड़ रहा कि असल में किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपका आंकलन क्या कहता है? देखो, सबसे पहले तो इस बार का जो चुनाव था जी, वो पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी जो बहुत से गुटों में बटी हुई है, और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन ये हालात थी कि कांग्रेस एक रोहतक को छोड़ करके कहीं कोई जीतना तो दूर की बात है, टक्कर की स्थिति में भी नहीं थी। बिल्कुल, पहले ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा माहौल बना प्रदेश में कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव ना लड़ करके उनका चुनाव आम जनता ने लड़ा। और वो आम जनता ने क्यों लड़ा? बीजेपी जो पिछले थोड़ा सा आम जनता में हम तोड़ के थोड़ा डिवीजन करते हैं, इसमें मुख्यतः किसान और जाट वर्ग की हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें हरियाणा चूंकि किसान बाहुल्य प्रदेश है जी, और जातीय आधार पर भी देखें तो जाट सबसे ज्यादा है जी, तो जाटों ने और किसानों ने जी कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव लड़ा। और उन्होंने कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि जो किसान वर्ग 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा रहा, जिसके ऊपर पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी का जितना जो कार्यकाल रहा, उसमें बहुत बार उनके ऊपर कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और बहुत से किसानों ने इस बीच इन आंदोलनों में अपनी शहादतें भी दी। बिल्कुल, उसके कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में संभवतः कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस ना किए हों सरकार के खिलाफ जी, क्योंकि हर आदमी सरकार की नीतियों से, जो सरकार उनके ऊपर बेवजह थोप रही थी बार बार, उनसे कहीं ना कहीं अंदर से परेशान था जी। और उसको एक मौका मिला इस चुनाव में कि वो बीजेपी को इस बात का सबक सिखाए। सबसे बड़ी जो बीजेपी ने, हम उसको ये कह सकते हैं कि किसान और जाट वर्ग को एक मौका तब दिया जब एकाएक एक दिन पहले तो देश के प्रधानमंत्री मनोहर लाल जी की बड़ी तारीफ करते हैं जी, और रातों रात उनको बदल करके नायब सिंह सैनी के रूप में एक नया चेहरा लाए जी। उसके बाद उन किसान वर्ग और जाट समाज को भी एक हौसला हो गया कि मनोहर लाल खट्टर की जब कुर्सी चली गई है तो राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कहीं ये बीजेपी का फैसला बीजेपी पर ही भारी पड़ा। देखो, निश्चित रूप से फैसला की जो टाइमिंग थी वो मैं गलत मानता हूं। किसी भी नेता को काम करने के लिए कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए। अगर यही नायब सिंह सैनी को या इनकी जगह किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना था तो उनको कम से कम 1 साल पहले मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अगर 1 साल पहले किसी अन्य नेता को कमान दे दी जाती तो संभवतः कोई ना कोई और ज्यादा बेटर रिजल्ट रहते। क्योंकि अब नायब सिंह सैनी को मार्च के अंदर वो बने थे, मिड मार्च में, और उसके बाद जो है 2 महीने में कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता, और वो भी तब जब तुरंत आचार संहिता लगी हो, चुनाव डिक्लेयर हो चुका हो। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी का जो कार्यकाल रहा वो बीजेपी के लिए भारी साबित हुआ दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में। तो प्रद्युमन जी, अब हम सीट वार चर्चा करते हैं जी। ऊपर से लेते हैं, अंबाला की सीट लेते हैं जी। क्या लग रहा है आपको, अंबाला के लिए क्या लग रहा है? देखो, अंबाला लोकसभा में बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वरुण मुलाणा, जिनका उस लोकसभा में खुद का कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है, वो केवल मुलाणा विधानसभा तक सीमित रहे हैं। उनके पिताजी फूलचंद मुलाणा ने भी कभी वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बिल्कुल। अब जो ये चुनाव था, बंतो कटारिया एक बिल्कुल घरेलू महिला है, हालांकि वो राजनीति में सालों से सक्रिय है, लेकिन उनको राजनीति का बीजेपी के पदों पर रही है जी, कोई बहुत ज्यादा राजनीति का उनको जो है ज्ञान भी नहीं है इतना। उनके
उस सीट पर खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। नारायणगढ़ जहां से वो विधायक और मंत्री रहे, बिल्कुल वो उसी हल्के में आता है। और जो रिपोर्टें छन करके आ रही हैं उसके मुताबिक नारायणगढ़ में सीएम के घर ही हल्के में भी वरुण मुलाणा जीतने जा रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उस लोकसभा सीट चौंकाने वाला होगा ये तो। उस लोकसभा सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है जी। और आज के दिन जो एज है वो वरुण मुलाणा को वहां दिखाई दे रहा है जी। हालांकि शहरी बाहुल्य सीटें हैं उसमें, चाहे वो पंचकुला हो, कालका हो, अंबाला हो, यमुनानगर हो, जगाधरी हो, कई शहर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंतो कटारिया को भी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस सीट पर बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, जो परिणाम होंगे वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। और वहां हार और जीत का तमाम दारोमदार कुमारी शैलजा के समर्थकों पर रहेगा जी। अगर कुमारी शैलजा के समर्थकों ने वरुण मुलाणा को बम्पर वोटिंग की है जी। इस बार एक और पुनिया साहब जो खास बात निकल करके आई है, वोटर इस बार बहुत शाना हो चुका है। वो ये बता ही नहीं रहा कि उसने किसको वोट डाला है। वो कहे किसी की राह है, वोट उसने कहीं और भी डाल रखे है। तो हम ये भी मान सकते हैं आज शाम को एग्जिट पोल आने वाले हैं टीवी के जी। तो कहीं ये एग्जिट पोल में भी ये चीज उभर के सामने आए, कहीं एग्जिट पोल भी धराशायी ना हो जाए इस बार। बहुत बार हुए एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होता है जी कि 1000, 2000 या 500-700 आदमियों से बात की जाती है जी। उसमें कहीं कोई निष्कर्ष निकल जाता है, वो कई बार सही साबित हो जाते हैं। जिस तरह से हम देसी भाषा में अगर ये कहें कि एक कोई भी जो है बात को चला दिया, अगर वो लगी तो तीर है, नहीं लगी तो तुक्का हो गया। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वो एग्जिट पोल बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, किसी एग्जिट पोल में ये उम्मीद नहीं थी कितना भारी बहुमत आएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई, कोई नहीं सोच सकता था। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे हैं जी। पिछली बार वो लोकसभा में बीजेपी को कम दिखा रहे थे। बिल्कुल। हम और आप जो बात कर रहे हैं, हम भी ये नहीं है कि किसी हल्के में अगर 12 लाख लोगों ने पोलिंग की तो 12 लाख लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम उसमें जो 500-700 जिन लोगों को राजनीति की समझ है उस क्षेत्र की, बिल्कुल उन्हीं से बात करके वो जो है ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अपना आकलन बताते हैं। वो कई बार आप क्या मान रहे हो कि अंबाला में एज है जो कांग्रेस को है? एज कांग्रेस को है, बाकी है कांटे की टक्कर। अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र। जी। कुरुक्षेत्र में आपको क्या लग रहा है? कुरुक्षेत्र में हार और जीत अभय सिंह चौटाला पर डिपेंड है जी। अगर अभय सिंह चौटाला 1 लाख से नीचे रह जाते हैं, हाँ जी, और किसान आंदोलन के अलावा जाट वर्ग भी और किसान वर्ग उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है जी, उसके बावजूद देश के जो इकलौते जनप्रतिनिधि थे अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दिया विधानसभा से, बिल्कुल उनको उस सत्र पर वोट नहीं पड़ रहे जिस सत्र की उनको उम्मीद थी। ये एक चीज हमें भी देखने को मिली। हम भी वहां ग्राउंड जीरो पे गए थे, कई गांव का हमने सर्वे भी डाला था कुरुक्षेत्र लोकसभा का। तो हमने वहां देखी प्रद्युमन जी, लोग है ना जो किसान वर्ग खासकर, वो ये कहता हुआ पाया गया कि इस बार हमें बीजेपी को हराना है, कहीं हम अभय सिंह को वोट डाल देंगे तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वरना तो जो सुशील गुप्ता वहां से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों कांग्रेस के समर्थित हैं जी, वो तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में कोई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही, ना ही उनका कोई बहुत ज्यादा वहां जो है लगाव रहा लोगों से। जबकि अभय सिंह चौटाला ने खुद वहां 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा नवीन जिंदल की टक्कर। बिल्कुल। पिछली बार उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने वहां से चुनाव लड़ा इनेलो के प्रत्याशी के तौर पर। बिल्कुल। इस बार वो खुद अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ तमाम जो बड़े चेहरे हैं उस क्षेत्र के, चाहे वो रामपाल माजरा हो, चाहे श्याम सिंह राणा हो, रादौर से पूर्व विधायक रहे हैं, चाहे शेर सिंह बड़श्यामी हो, चाहे सरदार जसविंदर सिंह संधू का परिवार हो, तमाम ये जो चेहरे हैं ये उनके साथ लगे हुए थे। उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला को उस सत्र पर वोट ना पड़ना कहीं ना कहीं सीधी सी एक बात थी कि वोटर इस बार अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाह रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि बीजेपी को हराना है, जो बीजेपी को हरा रहा है हमें उसको वोट करना है। इसी वजह से किसान आंदोलन में जिसने इतना बड़ा त्याग जिस आदमी ने किया हो और उसको मुट्ठी भर वोट मिले, तो कहीं ना कहीं जो है आगे भविष्य के लिए। तो कितने हलकों में नवीन को लीड हो सकती, कितने हलकों में अभय उसको अपना सुशील गुप्ता को? देखो अभी जो आकलन है 2 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें उनको अच्छी खासी बढ़त होगी, जो कुरुक्षेत्र शहर है जिसको थानेसर हल्का बोलते हैं जी, और कैथल शहर, और इसके अलावा लाडवा और आपका पुंडरी, इन 2 हलकों में नवीन जिंदल को और उम्मीद है कि उनको अच्छे खासे वोट मिलेंगे। इसके अलावा जो सुशील गुप्ता है उनको कलायत में बड़ी भारी भरकम जीत हासिल हो रही है। कलायत के अलावा उनको अगर हम बात करें गुला चिक्का की, वहां उनको बड़ी जबरदस्त लीड दिखाई दे रही है।
इसके अलावा अगर बात करें रादौर विधानसभा की, रादौर में दोनों में बड़ा कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। शाहबाद में भी बड़ा कांटे का मुकाबला है, लेकिन एज कहीं ना कहीं वहां सुशील गुप्ता को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां जो स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं उनसे लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है। खुद जो कृष्ण बेदी पूर्व मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे तो उनके भी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, उनका बेटा वहां नगर परिषद का जो चुनाव था उसमें हार गया था, नगर पालिका के चुनाव में। हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात जी जी। तो कुल मिलाकर के वहां जो अभी जो लग रहा है जी। इसके अलावा एक बात करते हैं हम पिहोवा विधानसभा की जी। उस पिहोवा विधानसभा में भी सुशील गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, वहां की एक खास बात और बताऊं मैं दर्शकों को, घग्गर पार के जो गांव हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गांव वहां ऐसे थे जो गुला चिका और पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जहां बीजेपी का टेंट तक नहीं लगा हुआ पोलिंग वाले दिन। अच्छा, वहां कोई बीजेपी के एजेंट नहीं थे। निश्चित रूप से वो किसान बेल्ट है जो घग्गर पार के जो गांव हैं, और उनमें किसान आंदोलन में जो बीजेपी ने किसानों के साथ किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो उस समय किया, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं इस चुनाव में उन्होंने निकाला है। तो वहां तो फर्जी पोलिंग के असर भी हो सकते हैं। देखो, फर्जी पोलिंग तो संभवतः इस बार नहीं हुई होगी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि जो मतदान केंद्र थे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जी। दूसरी बात, जहां ऐसा था कहीं कि यहाँ हो सकती है फर्जी पोलिंग, तो वो बूथ अति संवेदनशील घोषित थे जी। तो जहां अति संवेदनशील घोषित हो जाते हैं तो वहां बहुत कम रेयर चांसेस। तो यहाँ पर एज आप किसे दे रहे हैं? देखो, यहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और इस कांटे के मुकाबले में कहीं ना कहीं दोनों में हार जीत 20 और 30 हजार की है। और इतना बड़ा जब 12-15 लाख वोट पोल हो तो 20-30 हजार में हार जीत किसी की भी संभव है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता चुनाव निकालते दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं पश्चिमी हरियाणा में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं जी। यहाँ से तंवर साहब पीछे चुनाव लड़ चुके हैं जी, जीत भी चुके हैं जी, हार भी चुके हैं 2 बार। कुमारी शैलजा यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं जी, वो भी यहाँ से जीतती भी हैं, हारी भी हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार वोटर को कौन लुभाने में सफल हो पाए? देखो, सिरसा लोकसभा में बिल्कुल क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि कुमारी शैलजा भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है जी। और संभवतः जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 5 सिरसा के, 3 फतेहाबाद के और 1 जींद नरवाना का, वो 9 के 9 विधानसभा में भी अगर जीत जाए 9 के 9 में, तो भी कोई बहुत बड़ा चंबा नहीं होगा। सिरसा शहर में वो हार रही हैं, लेकिन जो सिरसा शहर के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वो जीत रही हैं। कहीं ना कहीं अगर उनकी हार होती है तो वो सिरसा जो शहर का विधानसभा क्षेत्र उसमें हो सकती है जी। इसके अलावा तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सिर्फ इसी चीज की प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितने ज्यादा मार्जिन से कुमारी शैलजा को जिताता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण वहां ये बना कि जो SR के गुट है और जिसमें वीरेंद्र सिंह का परिवार भी है जी, वो तमाम गुट को सिर्फ 1 सीट पूरे हरियाणा में मिली, और उन्होंने पूरे अपनी ताकत इस सीट को जिताने के लिए, कुमारी शैलजा को जिताने के लिए लगाई। दूसरी, इस लोकसभा में एक बहुत बड़ी बात जो निकल करके आई कि यहाँ के मतदाताओं ने इस बार MP के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट दिए। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा और उनके समर्थक लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि कुमारी शैलजा प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो। और उसका सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ कम से कम जो है 1 से 2 लाख के बीच में कहीं भी कुमारी शैलजा चुनाव जीतेंगी, हो सकता है उससे ऊपर भी चली जाएं, क्योंकि अशोक तंवर की बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी उस स्तर पर मदद नहीं की जिस स्तर पर चुनाव जीतने के लिए मदद होनी चाहिए जी। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल लगती हुई सीट है, ये हमारा गृह क्षेत्र भी है आपका और हमारा, यहाँ से पूरा देवीलाल परिवार चुनाव लड़ रहा था जी। और रंजीत सिंह का चेहरा भी यहाँ कोई नया नहीं है जी। अक्सर वो हिसार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं जी। तो यहाँ क्या मान के चल रहे हैं? देखो, हिसार लोकसभा में जो 4 मुख्य प्रत्याशी थे वो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से निकले हुए थे हाँ जी। और यहाँ जब कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से जयप्रकाश JP को टिकट दी जी, उसके बाद कांग्रेस, चूंकि उनका नाम कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, या ब्रजेंद्र सिंह की टिकट लगभग फाइनल थी, और उसके बाद तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, किरण चौधरी हो, जिनका इस लोकसभा में अपना एक वर्चस्व है, चाहे वो डॉक्टर अजय चौधरी हो नारनौल के, उन तमाम नेताओं ने कहीं कोई कैंपेन, कहीं कोई चुनाव प्रचार उस स्तर पर नहीं किया जयप्रकाश JP के लिए जी। और JP ने भी कोई बहुत ज्यादा उनसे मदद मांगी भी नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है जी। उसका कहीं ना कहीं सीधा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। यहाँ चौधरी रणजीत सिंह की जो छवि है, पिछले लगभग 16 साल से वो लगातार जो है हिसार में आ रहे हैं, उन जितना तो हिसार में जो हिसार के स्थानीय नेता वो भी नहीं आते हर महीने। इसके अलावा बीच में थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही थी, हम भी देख रहे थे जी, जो किसान वर्ग जी, जाट वर्ग
और चमार वर्ग जी, इसकी लामबंदी शायद पहली बार ऐसा होता हुआ दिखा कि ये सारा वोट बीजेपी अगेंस्ट डल रहा था। तो कहीं इससे बाजी पलट तो ना जाए। देखो हरियाणा में ये दो मेजर कास्ट हैं जी, जाट और चमार। जी, निश्चित रूप से जब ये दोनों किसी सत्ता को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए दोनों ने ही इस बार भरसक प्रयास किए। जी, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अगर यहाँ से चौधरी देवीलाल के परिवार के चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी ना होते तो कहीं ना कहीं हिसार की सीट बीजेपी खो देती, क्योंकि अब जो उनको जाट वोट जो पड़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि 25% से ऊपर जाट उनको वोट डाल रहा है। तो वो सिर्फ चौधरी देवीलाल का बेटा होने के नाते, क्योंकि उनसे बड़ा कोई किसान नेता इस हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ, या तो चौधरी छोटूराम हुए या उसके बाद चौधरी देवीलाल हुए। और चौधरी छोटूराम के जो राजनीतिक वारिस हैं बृजेंद्र सिंह, उसकी कांग्रेस ने टिकट काट दी। कहीं ना कहीं जाटों में इस बात का बड़ा भारी गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसका सीधा सीधा फायदा चौधरी रणजीत सिंह को हुआ है। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इस लोकसभा में बेशक बीजेपी के बहुत से नेताओं ने उनकी अंदर खाने उनके साथ भीतरघात किया हो चौधरी रणजीत सिंह के साथ, जैसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन नेताओं के गांव में चौधरी रणजीत सिंह हार रहे हैं, जो स्थानीय नेता हैं, और कई गांव में तो बुरी तरह से हार रहे हैं। इसके बावजूद हिसार से 30,000 से लेकर के और 50-60 हजार के बीच में कहीं भी रणजीत सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। हल्के वाइज क्या आपको लग रहा है? अगर हल्का वाइज बात करें तो हिसार शहर सबसे बड़ी लीड दे रहा है रणजीत सिंह को। इसके बाद जो है आसी विधानसभा क्षेत्र है, अगर मोटा मोटी हम बात करें तो हिसार से लगभग 45 से 50 हजार के बीच में रणजीत सिंह जीत रहे हैं। आसी की अगर हम बात करें तो 20,000 के आसपास वो जीत रहे हैं, वो 18 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। उसके बाद अगर बरवाड़ा में बात करें तो बरवाड़ा में 15,000 के आसपास रणजीत सिंह जीत रहे हैं कहीं भी। भवानी खेड़ा में 12,000 से और 15,000 के बीच में कहीं भी जीत रहे हैं। ये 4 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां उनकी बिल्कुल क्लियर जीत है और वो 10,000 15,000 से ऊपर की है। 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं नलवा और आदमपुर, जहां जो है बड़ा कांटे का मुकाबला है और यहाँ 3,000 से 5,000 के बीच में रणजीत सिंह जीतने के हालात में है। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जयप्रकाश जेपी चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनमें एक तो नारनौंद है, सबसे बड़ी जीत उनको वहीं मिलेगी। नारनौंद में जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक 28 से और 30,000 के बीच में कहीं भी जयप्रकाश चुनाव जीतेंगे। हो सकता है वो 25 भी हो जाए या वो 32 भी हो जाए, ऐसे है। और जो उचाना विधानसभा क्षेत्र है उसमें 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में कहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन वहां से एक और सूचना जो आ रही है वो ये आ रही है कि विशेषकर जो धाड़न खाप के जो शोकंद गोत्र के जो गांव हैं उनमें रणजीत सिंह को अच्छा खासा वोट वहां मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन गांव में जयप्रकाश जेपी के प्रति एक बड़ी नाराजगी है और उसका खामियाजा जेपी को वहां भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश जेपी 15,000 के आसपास 12 से 15 कहीं भी जीत सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जेपी जीतते दिखाई दे रहे हैं। 4 में रणजीत सिंह बड़ी जीत है उनकी और 2 में वो मामूली जीत उनको हासिल हो रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो चाहे डेरों का इफेक्ट हो, रणजीत सिंह की जो साफ और स्वच्छ छवि है, जो काम करने की छवि है, और एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई कि जिस तरह से जयप्रकाश जेपी ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बहुत से नए नए स्वयंभू जो टिकटार्थी टाइप के नेता हैं जिनका अपना कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं है, उन लोगों को इस तरह से उन्होंने थापी मारी कह सकते हैं या मोटिवेट किया कि आप चुनाव मुझे जिताओ और आगे विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो आपकी मदद करेंगे। उससे भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी को नुकसान ही होगा। और वो नुकसान होने का कारण यही है कि जैसे एक विधानसभा में 5 या 6 टिकटार्थी हों और उसमें अगर आप किसी एक को गले लगाओगे तो निश्चित रूप से 5 आदमी सही ढंग से काम नहीं करेंगे। उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान जयप्रकाश जेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका प्रमाण अगर नलवा विधानसभा की बात करें, यहाँ भी जो है उनकी गाड़ी में बैठने को लेकर के 2 नेताओं जिनमें एक बैकवर्ड समाज के बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी हैं, उनको गाड़ी में नहीं बैठने दिया, उसमें बड़ा विवाद हुआ वहां किसी गांव में। इसी तरह से भवानी खेड़ा में हुआ, अलग अलग गाँव में हर जगह हुआ, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जेपी को इस चुनाव में हो रहा है। तो आपका कहना है कि यहाँ से लगभग रणजीत सिंह जी बाजी पार लगा रणजीत सिंह इस सीट को जीतेंगे। अब हम बात करते हैं लगती हुई सीट है हमारे भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो धर्मवीर सिंह जी वहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं।
धर्मवीर सिंह जी के लिए एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी आम है कि यह बंदा किस्मत का धनी है जी। किस्मत का धनी क्यों मानते हैं? जब जब पार्टी ने इनको ऐसी विधानसभा, ऐसी लोकसभा में फंसा दिया जहां से हारना इनका निश्चित था, लेकिन ये अपने वर्कर के सहारे, अपनी मजबूत पकड़ के सहारे और किस्मत के सहारे वहां से जीतते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें रावदान सिंह की भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यादव बेल्ट इसके अंदर खासी है इस लोकसभा के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ आंकड़ा क्या हो सकता है? देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जब रावदान सिंह को टिकट मिली जी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि चुनाव में किरण चौधरी के ऊपर ये डिपेंड रहेगा कि वो क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि बंसीलाल परिवार जब से भिवानी लोकसभा बनी है, एक 1991 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें, 1991 में उन्होंने अपने किसी खासम खास को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, वरना हर बार चौधरी बंसीलाल का परिवार इस लोकसभा से चुनाव लड़ता रहा है। चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने लड़े हों, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने लड़े हों और उनकी जो पोत्री है श्रुति चौधरी ने लड़े जी। पहली बार ऐसा है जब चौधरी बंसीलाल जैसे इतने बड़े परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दी और उसका कहीं ना कहीं बड़ा भारी गुस्सा उनके समर्थकों में दिखाई दे रहा है जी। रही सही कसर जब किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और उसके बाद सभी को ध्यान होगा, दर्शकों को भी, जब दादरी में राहुल गांधी की रैली थी उसमें भी मंच पर रावदान सिंह और किरण चौधरी के आपस में, राहुल गांधी बीच में बैठे थे, काफी सारे दृश्य आए हैं जी। वही उनकी तूतू में आपस में हो रही थी जी जी। तो इस सीट पर मुझे जो लग रहा है मुकाबला कांटे का है, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये चुनाव जीतेंगे जी। और अगर विधानसभा वाइज भी हम बात करें तो धर्मवीर सिंह अहिरवाड़ के 2 हलकों में जीत रहे हैं, 4 हलके हैं महेंद्रगढ़ जिले में, वो अटेली और नारनौल से चुनाव जीत रहे हैं। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह जीत रहे हैं, नांगल चौधरी में दोनों में कांटे की टक्कर है। अगर बात करें बारडा विधानसभा की, उसमें रावदान सिंह सबसे ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, 35,000 से ऊपर वो जीतेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें दादरी विधानसभा की, तो दादरी विधानसभा में कांटे की टक्कर है, वहां कुछ भी हो सकता है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन रावदान सिंह को टिकट मिली उस दिन ऐसी हालात थी कि वहां 30,000 के आसपास से रावदान सिंह चुनाव जीतते, लेकिन उस क्षेत्र में 20 दिन लगातार जेपी दलाल जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और वहां के विधायक हैं, उन्होंने लोगों को खूब मनाया, और चूंकि उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए अपने 4.5 साल के कार्यकाल में, तो उस वजह से अब वहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। 2-3 हजार से हार जीत किसी की भी हो सकती है। और तोशाम और जो भिवानी शहर है उन दोनों हलकों में धर्मवीर सिंह जीतेंगे। 4 विधानसभाओं में धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं, 2 विधानसभाओं में वहां रावदान सिंह जीत रहे हैं, और जो 3 हलके हैं दादरी, लोहारू और नांगल चौधरी, उसमें कांटे का मुकाबला है। कहीं ना कहीं उस सीट पर धर्मवीर सिंह जो है 40,000 से ऊपर कहीं भी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सीट है ये धर्मवीर सिंह को जाती हुई दिखाई दे रही है प्रद्युमन जी के साथ। साथियों, ये हमने आपको 5 सीटों का तमाम हाल बयान किया और इस वीडियो में हमारी बहुत मेहनत लगी है। साथियों, आपसे हमारा नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राम राम साथियों।